मेरे सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज की सीरीज में हम फिर यूपीएसआई के कुछ क्वेश्चंस पेपर्स को फिर से सॉल्व करेंगे। आज हम 13 नवंबर 2021 के पेपर के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और उस क्रम में मैं आपको कुछ सहयोग कर रहा हूँ। तो आपको चाहिए कि अपना समय इस समय केवल एग्जाम को फोकस करते हुए ही दें। इधर उधर दिग्भ्रमित मत हो। एक बार 2 स्टार यानी दरोगा बन के ही आगे बढ़िए। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, फिर बातें करेंगे आगे। चलिए, ये 13 नवंबर 2021 के पेपर के क्वेश्चंस हैं। चलो, पहला क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। When the article sold at the rate of 18,122 earned a profit 21% more than that of the loss incurred। अच्छा, लॉस से प्रॉफिट कितना है? 21% ज्यादा है। When the same article sold at the rate of 9,061 रुपीज। इस टाइप क्वेश्चन कई बार एसएससी में, रेलवे में कई सारे एग्जाम आ चुके हैं। उसमें आपको दो रेट दे दिया, कि इतने में बेच रहा है तो जो प्रॉफिट है इतने में बेच रहा है, तो जो लॉस है वो आपस में बराबर हो सकता था। यहाँ पे कुछ परसेंटेज में ज्यादा कम है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आपने देखे होंगे, इतने परसेंट में बेच रहा है, कितना रुपया बढ़ा के बेचा जाए कि इतने परसेंट का प्रॉफिट हो, तो वहां परसेंटेज दिया जाता है। तो कुछ वैसे ही टाइप के क्वेश्चंस हैं ये। अब यहाँ पे जरा देखते हैं सिंपल से हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहला काम तो ये लिख लो कि क्या क्या दिया है। पहले दिया है कि पहले लॉस किस में हो रहा है, 9,061 रुपए में लॉस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे लॉस हो रहा होगा, कोई बात नहीं। लॉस हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस इससे ज्यादा रहा होगा। कॉस्ट प्राइस से कम में बेचेगा तभी तो लॉस हो रहा है। उसके बाद दूसरे में प्रॉफिट हो रहा है और कितने में बेच रहा है? 18,122 रुपए। यहां पे कुछ प्रॉफिट हो रहा है, ये डेटा दिया गया है। और क्या दिया है? जहां यहां पे जो लॉस हो रहा है, जितने रुपए का लॉस हो रहा है, और यहां पे जो प्रॉफिट हो रहा है उससे 21% ज्यादा है। जब परसेंटेज में है तो आप देखो, जैसे यहाँ पे होता बराबर होता तो 1:1 का रेशियो, सेम गैप हो जाता, सीधे मिड में आ जाता आपका जो भी कॉस्ट प्राइस है। अब लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, या जो दिया हुआ डेटा है कुछ ऐसे है कि किस परसेंट ज्यादा है, कम भी हो सकता था, परसेंटेज में कोई और चेंज भी हो सकते थे। तो आसान क्या होगा, मान लेते हैं यहाँ पे जरा ध्यान से समझिएगा। यहां अगर 100 रुपए का लॉस हुआ है तो इससे 21% रुपए के टर्म्स में 21% ज्यादा है प्रॉफिट। तो 100 का 21%, 21 रुपए, तो यानी 121 का प्रॉफिट होगा यहाँ पे। तो कुल मिला के आपको इतना डेटा दिया गया है। 9,061 रुपए में लॉस हो रहा है। 9,061 रुपए में क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। 18,122 में प्रॉफिट हो रहा है। जो प्रॉफिट और लॉस का कुछ ऐसा दिया हुआ है। आप यहाँ पे कुछ भी 1000 ले सकते थे, तो यहाँ 1210 होता, तो थोड़ा आसान रहेगा। अब जैसे यहां से यहां तक का गैप जरा देखो, कितने रेशियो गैप, ये रेशियोज में आप ले रहे हो, 100 और 121, यानी 221 रेशियो। रुपए में कितने का गैप है? मान लो 9,061 से 18,122 तक जाना है, तो सीधे आपको दिखाई दे रहा है कि इसका डबल ही दिख रहा है आपको। 9 दूनी 18, 61 122, यानी 9,061 रुपए का ही गैप है यहाँ पे। रेशियो में गैप कितना है? 221 का। रुपए में कितना गैप है? 9,061 रुपए का। तो आप जरा ध्यान से अब इसको जब कट करोगे तो एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा? सॉल्व करोगे तो जैसे अब आप डिवाइड करना, मुझे तो कुछ प्रैक्टिस याद है, 40 गुना के अराउंड 40 आप करोगे ना तो ये 88 पहुंच जाएगा। 41 के आसपास ये आपका कट जाएगा। तो वहां पे अगर कुछ भी रेशियो आपका आया, पॉइंट में भी हो सकता है, इतना आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो 1:41 के, तो 100 बराबर किसके हो गया? 4100 के। अब पूछता कि लॉस कितने रुपए का है, तो 4100 का। प्रॉफिट पूछता तो हम एक्स्ट्रा कैलकुलेशन क्यों करें? क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस ही निकालना है। आपको पता है 9,061 में बेचने पर 4100 का लॉस हो रहा है, तो इसको जोड़ दो तो कॉस्ट प्राइस पहुंच जाओगे। तो 9 4 13,161 रुपए ही क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस। तो आंसर इज डी, 13,161। तो शायद क्वेश्चन बहुत इजी है। बराबर भी प्रॉफिट लॉस हो सकता था, परसेंटेज में कुछ कम ज्यादा हो सकता था, तो आप आराम से उतने रेशियो परसेंटेज के अकॉर्डिंग मान के आप उस गैप को
और रुपए को मैच करके कर सकते हो आसानी से। यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये भी हो सकता था, आप बताओ कि इसको अगर 10% प्रॉफिट में बेचना है तो कितने में बेचे, तो कॉस्ट प्राइस का फिर 110% निकालते, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बस और बढ़े। तो ऐसा कुछ सिंपल सा टाइप है और आपको समझ में आ गया होगा। आगे चले चले आगे ठीक है। सेकंड, स्मार्ट टीवी, आजकल सारे स्मार्ट टीवी ही यूज कर रहे हैं, वॉज परचेज्ड फॉर ₹15,400, 15,400 का। इट्स प्राइस वॉज मार्क्ड बाई अप बाई 30%। देखो कॉस्ट से ही अप किया जाता है, कॉस्ट में मान लो किसी ने, कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% के बराबर होता है, ठीक है। उसने मार्क प्राइस क्या किया, अप कर दिया, क्या हो गया, अप हो गया, 30% प्लस करके लिखा है, तो 30% प्लस के यानी 130% लिख दिया होगा। उसके बाद अगर बात आई तो डिस्काउंट किस पे मिलता है, हमेशा मार्क प्राइस यानी लिखित मूल्य पे, अंकित मूल्य पे, या इंग्लिश में और कहा जाए लेबल्ड प्राइस भी होता है। तो अंकित मूल्य पे डिस्काउंट होता है, जैसे यहाँ पे कितना डिस्काउंट है, 15% का, या कितना है आपका 15% का, तो 130 का 15% आपका डिस्काउंट। तो 130 का 15% कितना होगा, 130 का 10% कितना होगा, ₹13, 5 और जोड़ना है, 13 का आधा 6.5, तो 13 6 19, ₹19.5 का डिस्काउंट है। ये किसके बराबर हो जाएगा 15%, ₹19.5 या 19.5, तो 130 में 19 घटाओगे तो 110.5 आ जाएगा। तो कॉस्ट आपकी 100 थी, बेचा 110.5 में, तो प्रॉफिट कितने परसेंट का हो गया, 10.5 का ही, उतना ही एक्स्ट्रा है आपका। आपको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। जो सो रहे हैं मुंह धो के बैठ जाए, चाय कॉफी पी के बैठे। क्वेश्चन देखो, पैटर्न आपका क्लियर हो रहा है, और ऐसे ही पैटर्न के क्वेश्चंस ही आपको अगले आगामी वर्षों में भी दिखेंगे, अभी 2025 वाले पेपर में भी दिखेंगे, क्योंकि आपने देखा 2017 में भी ऐसे क्वेश्चंस थे, 21 के लगभग शिफ्ट में थे। तो जो एग्जामिनर होता है, जो आपका पेपर सेटर है, तो पिछले पैटर्न्स को देख के भी काफी क्वेश्चंस को देता जरूर है। तो यहाँ पे आप अगर अच्छे से पढ़े, इसको करेंगे, तो आपको आगे फायदा ही होगा दरोगा बनने में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 3 numbers are in the ratio of 11, 13 and 15, ठीक है, वेरी गुड। हम यही नंबर मान लेंगे, 11 है पहला, 13 है तीसरा, 15 है, कोई बात नहीं। अब डेटा क्या दिया गया है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द थ्राइस ऑफ थर्ड नंबर का थ्राइस कितना हो जाएगा, 3 गुना 15 या 45, एंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, फर्स्ट और सेकंड का समेशन कितना हो गया, 13 11, 13 11 24, इन दोनों का डिफरेंस 45 और 24 का डिफरेंस कितना हो गया, 21 का, वो बराबर किसके, 441 के। बहुत सिंपल है, तीसरा नंबर 15 ही माना, 3 गुना किया 45 हुआ, पहले दूसरे का सम 24 आया, डिफरेंस 21 का। तो 21 बराबर, आपको अगर थोड़ा सा वर्ग वर्ग याद होंगे तो 1:21 के ही हो गया यहाँ पे, है कि नहीं। 21 का वर्ग ही तो होता है 441। आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि 30 से 50, 50 तक याद है तो बहुत अच्छी बात, 50 तक वर्ग याद है, लेकिन 30 तक तो याद रखो ही रखो। एसएससी इसके बैंकिंग में थोड़ा ज्यादा रखना पड़ेगा। उसके बाद अगर क्यूब की बात करें तो 20 तक के क्यूब ही याद रखो, ठीक है, अपर लिमिट 30 तक, तो बहुत जगह आपको फायदा मिलेगा, समय बचेगा, और सफलता के आप पास पहुंचेंगे। यही तो चाहिए आपको, और क्या चाहिए, ठीक है। तो 1 = 21 के, तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट कितना है 11, लार्जेस्ट कितना है 15, तो डिफरेंस कितना है 4, तो 1 = 21, 4 = 84 के, 4 गुना हो गया इसका, तो आंसर इज बी, आंसर इज बी। मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा। रेशियोज में दिया है, वही यूनिट्स को आप मान सकते हो कि वही एग्जैक्ट नंबर भी होंगे। रेशियो क्या है आपका, रेशियो क्या करता है, सबसे मिनिमम इसके को फैक्टर्स को, मतलब जो फैक्टर्स को, कॉमन फैक्टर्स को हटा देता है, यानी सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट ये आप डिनोट कर सकते हो। रेशियो रिलेट्स टू और मोर नंबर्स इन स्मॉलर यूनिट्स। रेशियो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को कम से कम संख्या में यूनिट में तोड़ देता है। क्लियर, तो आसान है, यहाँ मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत बड़ी चीज थी इसमें। आगे चलते हैं। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 82 डेज, ठीक है, ए का लिख देते हैं। ए 82 दिन में,
बी 123 दिन में, और सी आपका 264। ठीक है, बाकी कुछ पैटर्न बताया गया। फर्स्ट डे ए करता है, अकेले करता है। ऑन द सेकेंड डे बी एंड सी वर्क टुगेदर। सेकेंड डे जो है बी और सी मिलकर करते हैं। एंड ऑन द थर्ड डे ए एंड सी वर्क टुगेदर। थर्ड डे कौन है? ए और सी मिलकर काम कर रहे हैं। तो पैटर्न चलो बाद में, पहले तो हम, आप देखते हो कि एलसीएम लेके यूनिट डे का वर्क प्रति इकाई, मतलब प्रतिदिन में जो इकाई वर्क कर रहा है। तो सबसे पहला काम एलसीएम। अब जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, तो कैसे आप ध्यान से कर सकते हो? कुछ जैसे आपको कुछ मल्टीपल, जैसे 37 के, 33 के, 31 के, 29 के, कुछ मल्टीपल्स याद रखो, बहुत जगह काम आता है। यहाँ पे जैसे 40, आप चलो आप एलसीएम निकालोगे, उससे अच्छा क्या है, अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छा है तो ये तीनों को देखो, 41 का ही मल्टीपल है, ये 2 टाइम्स है, ये आपका 3 टाइम्स है, ये 4 टाइम्स है। तो 41 और 2 3 4 का एलसीएम क्या होगा? 12। 2 3 4 का एलसीएम क्या होगा? 12। तो 41 गुणे 12 ही आपका क्या हो जाएगा? 41 गुणे 12 आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम। तो यहाँ पे जैसे 41 है, क्या है आपका? प्राइम नंबर है, रूट संख्या है। कुछ रूट संख्याओं के मल्टीपल देखोगे तो कई जगह आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। बहुत मेंसुरेशन में काम आता है, कई जगह काम आता है। तो जो भी 1 से 50 तक की जो आपकी देखो, 20 तक वाली तो आसान है। 20 के ऊपर, 20 से 50 तक के बीच वाली जो आपको रूट संख्याएं कहा जाए या अभाज्य संख्याएं कहा जाए, जो प्राइम नंबर थे, उनके कुछ मल्टीपल, 4-5 गुना के मल्टीपल्स याद रखोगे तो बहुत जगह आसानी होगी आपको, बहुत आसानी होगी, जैसे यहाँ पे हुआ। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, 41 गुणे 10 410, 41 गुणे 2 82। तो 410 और 82 कितना हो गया? 492 टोटल हो गया। तो टोटल वर्क आपने 492 मान लिया। अब यहाँ पे 82, मतलब इसका कितना टाइम हो गया? 492 से डिवाइड करोगे, दो दो 6 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ कितना आएगा? ये 3 बार, यहाँ 4 आ जाएगा। यहाँ कितने बार जाएगा? ये 4 बार गया, 4 3 आ जाएगा। तो कुछ ऐसा आपका प्रति इकाई समय में किया गया कार्य भी आ गया। ठीक है, अब पैटर्न क्या है? पैटर्न आपको क्या बता रहा है? पैटर्न कह रहा है फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे। फर्स्ट डे कौन आ रहा है? ए अकेले। सेकेंड डे कौन आ रहा है? बी एंड सी। थर्ड डे कौन आ रहा है? ए एंड सी। एंड यही पैटर्न साइकिल रिपीट हो रहा होगा। हाँ, रिपीट द साइकिल। ठीक है, तो फर्स्ट डे कितना वर्क हो जाएगा? 6 का। सेकेंड डे बी और सी का मिला के 7। थर्ड डे ए एंड सी मिला के 9। तो ये कितना, 3 डेज का वर्क कितना है? 7 6 13 9 22, 13 9 22। ठीक है, तो 22 वर्क है जो वो 3 डेज में हो रहा है। अब इसके मल्टीपल, सबसे नियर बाई मल्टीपल में जाते हैं। 22 का कितना गुना है? अब ध्यान से देखो, 22 दूनी 44, 2 बार जा रहा है, 5 बाई 22 बार जा रहा है। ठीक है, तो आप इसके 22 गुना जब करोगे, इसका 22 22 में कितना हो गया? 484। तो 484 काम कितने दिन में हो गया? 66 डेज में। तो ये क्लियर हो गया। तो 60, अब देखो, अगर इसके आगे नहीं बढ़ना चाहते होते आप, तो यहाँ पे 61 है, 65 है, 67 63 है, 66 दिन तो हो चुके हैं, अभी और काम बाकी है, क्योंकि 484 काम ही हुआ है, 492 है टोटल। तो ये तो आंसर आपको यही मिल जाता है। एग्जाम में थोड़ा सा आपको अटेंटिव भी रहना है, सोते नहीं रहना है। जरूरी नहीं होता कि आप पूरा कॉपी छाप के कि पूरा हम निकाल के ही जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको लग रहा है कि नहीं ये दिख गया ऑप्शन, वो नहीं है, सीधे टिक करो, आगे बढ़ो, समय अपना बचाओ, उन क्वेश्चंस में लगाओ जिसमें जरूरी है। इसमें जरूरत नहीं थी, बाकी हम पूरा सॉल्व करेंगे ही अभी। तो आपको आंसर तो मिल गया। आगे जाए, 66 डेज में 484 काम हो गया। फिर साइकिल रिपीट होगा, 22 बार साइकिल रिपीट हो गया ना, एक साइकिल में 3 दिन, 22 बार साइकिल में 66 डेज, 66 दिन। फिर ए आएगा, ए आया, एक दिन और काम किया, 6 काम और हो गया, कितना हो? 90 हो गया। लेकिन 92, 2 काम के लिए 2 काम बचा है। ये देखो, बीसी मिलके एक दिन में 7 करते हैं, तो 2 के लिए 2/7। मान लो देखो, 7 रुपए एक दिन में कमाते हैं, मान लो 3.5 कमाना होता तो आधा दिन लगाते हैं ना। 3.5 ऊपर रखोगे, 7 नीचे रखोगे, 2 ही कमाने हैं, 2 ऊपर रखोगे, 7 नीचे रखोगे, 2/7 दिन और हो गया। तो सीधे आपको दिख रहा है 67 2/7 डेज इज द आंसर। समझ में आ रहा होगा?
आ रहा है कि जा रहा है? समझ में आ रहा है कि जा रहा है? मतलब पूरा क्लियर हो रहा है कि क्लीन हो जा रहा है? क्लियर करना है, क्रिस्टल क्लियर, क्लीन मत करना। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। ये क्या है? द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट 22,000 फॉर 2 years। हाँ, यहाँ अमाउंट वैसे दिया है, आप प्रिंसिपल को ही समझ के रखना। अमाउंट मिश्रधन को ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर ऐसा बोलता कंपाउंड अमाउंट, देन आप मिश्रधन समझते हैं। यहाँ अमाउंट का टर्म्स प्रिंसिपल से ही है। तो 2 साल का जब डिफरेंस की बात है तो आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ। क्यों हम दिमाग? 2 साल के डिफरेंस, प्रिंसिपल रेट बाई 100 स्क्वायर, यही होता है। ये डिफरेंस फॉर 2 years, ये फॉर 2 years, फॉर 2 years। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो हम रखते जाते हैं। ये 22,000 रुपए है, रेट हमको निकालना है, बाई 100 कर दिया हमने। ये स्क्वायर है, डिफरेंस है 220 का। ये आप कट करोगे तो ये 100 आ गया, और एक बार 100 कट जाएगा, एक 100 उधर लेके जाओ तो आर स्क्वायर बाई 100, देन आर इज इक्वल टू 10%। यहां तक मुझे लगता है क्लियर होगा या होगा? तो आंसर इज 10%। 2 years का क्या होता है? जो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट होता है, देखो फर्स्ट ईयर का सिंपल और कंपाउंड अगर एनुअली रेट है, वार्षिक दर है, तो फर्स्ट ईयर में कोई डिफरेंस नहीं होता। सेकेंड ईयर की बात करोगे तो सिंपल में तो आपको प्रिंसिपल का ही मिलेगा। कंपाउंड में यानी चक्रवृद्धि ब्याज में इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज पर ब्याज मिलेगा, वही एक्स्ट्रा मिलता है, वही अंतर होता है। तो रेट का रेट परसेंट बराबर वही डिफरेंस होता है, उसी रेट से मिलेगा जिस रेट से प्रिंसिपल में मिल रहा था। तो बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, परीक्षाओं में भी, जीवन के लिए भी है। जीवन भर आप जो कार्य करते रहते हो, बैंक में जमा करते रहते हो कि रेट बढ़ गई, कम हो गई, कितना परसेंट ब्याज मिलेगा, तो ये चैप्टर तो बहुत अच्छे से समझना है आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर whose radius is 26 सेंटीमीटर। अब पाई यहाँ देखो, 3 बटे जब ये देता है ना तो बड़ा खतरनाक होता है। जब 22/7 एज्यूमिंग पाई 22/7, तब बहुत आसान होता है। 7 के मल्टीपल्स में आंसर आप निकाल सकते हो, ठीक है, या 11 के, मतलब उसमें थोड़ा सा आप ऑप्शन के थ्रू भी निकाल देते हो। यहाँ जब कह रहा पाई बराबर 3.3.14 ही लेता है, तो अधिकतर क्वेश्चन में कैलकुलेशन करना पड़ता है यार। पहले जरा देखें क्या है। हेमिस्फीयर तो सब जानते ही होंगे, नहीं जानते तो मैं बना देता हूँ, इसके बाद जान लेना, इसके बाद जान लेना। ओके, चलो ये देखो, ये हेमिस्फीयर बन गया, ठीक है। अब इसमें लिखते हैं, ध्यान से देखो, ये जो एक ऊपर वाला पार्ट है, पूरा टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? कॉर्ड की बात होती है तो केवल इतना पार्ट होता है, टोटल में ये भी आ जाएगा। यहाँ टोटल की बात कर रहा है। और और क्या है इसमें? ये भी है पार्ट, ये वाला पार्ट। टोटल आपको पता है पूरे स्फीयर का कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर। तो हाफ पार्ट का नीचे का क्या होगा? 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर, एंड ऊपर का क्या होगा? ये तो आपका एक सर्कल ही है, सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर, तो कितना हो गया? 3 पाई r स्क्वायर। तो आपको 3 पाई r स्क्वायर आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस कहा जाता है कर्व सरफेस एरिया या घुमावदार पृष्ठ क्षेत्र, तो आप 2 पाई r स्क्वायर कहते हैं। तो यहाँ डेटा रखना पड़ेगा, 3 गुणे पाई का 3.14 रखना है, और ये 26 गुणे 26। थोड़ा अगर ऐसे होता है सब में इकाई के अंक से बहुत चीज सॉल्व हो जाती है। कई क्वेश्चन है कि यहाँ सारे दो 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 ही है, 9 दहाई भी सबका वही है, तो थोड़ा सा खतरनाक है मामला। नहीं तो ऐसे चेक कर लेते, 3 चौके 12, 12 में 2 लेके चले, 2 छंग 12, फिर 2 लेके चले, 2 छंग 12 2, जिसमें अगर यहाँ पे सभी में है, नहीं होता तो केवल किसी में होता है, किसी क्वेश्चन काम आ सकता है आपके, तो उसको टिक करके आगे बढ़ो, क्यों हम कैलकुलेट करें? यहाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। 6367.92 ये आपका पार्ट है। देखो मेरा काम है यहाँ पे, जैसे कि लॉजिक क्या है या इसका फॉर्मूला क्या है, पैटर्न क्या है, वो आपको मैंने बता दिया। कैलकुलेशन पार्ट आपका है, कुछ क्वेश्चंस में तो करना पड़ता है यार, मेंसुरेशन के क्वेश्चंस में हो सकता है, या और चैप्टर्स के क्वेश्चंस में, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में।
प्री में शायद वो भी बहुत जैसे एसएससी प्री की बात करें, हाँ तो चलो आपका यही है एक। तो एसएससी में प्री में तो ना के बराबर होता है, मेंस में तो करना ही पड़ेगा कुछ क्वेश्चन में। तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहिए, तैयार रहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आगे बाई सेलिंग अ पेन ड्राइव 1452 रुपए में एक शॉपकीपर को लॉस होता है 12% का। लॉस किसमें होगा? कॉस्ट प्राइस में। तो 12% का लॉस मतलब 88% बेच रहा है, और 88 में बेच रहा है तो 1452 में बेच रहा है। तो 1% का वैल्यू आप निकालोगे तो 88 एक बार जाएगा, इसको सॉल्व आप करना तो 16.5 टाइम्स जाएगा। इसको कट करते रहना, कट, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे आंखों से हजारों बार जा चुका है, से बार बच्चों ने पूछा क्या है, तो मुझे कुछ क्वेश्चन क्या लगभग क्वेश्चन याद रहते हैं, लेकिन आप जरूर सॉल्व करना है इसको। क्लियर है? तो 1% बराबर 16.5। अब पूछा गया है कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेन ड्राइव, तो आप देख रहे हो 100% बराबर क्या आ जाएगा? 1650 आंसर। तो बस इतना याद तो ध्यान देना, देखो 12% का लॉस है, 100% आपका कॉस्ट होता है, 10% का लॉस होता है 90% में बेच रहे हो, 12% का लॉस 88% में बेच रहे हो, 10% का प्रॉफिट 110% में बेच रहे हो, 12% का प्रॉफिट होता है 112% में बेच रहे होते। तो ये कुछ सिंपल सी चीजें हैं जो आपने जब चैप्टर पढ़ा होगा उस दौरान आपने सीखा होगा, और जिन्होंने नहीं सीखा अभी बैठे हुए हैं आर्यभट्ट की खोज की तरह। आर्यभट्ट की खोज क्या थी? शून्य। कुछ शून्य होके बैठे होंगे, तो कोई बात नहीं, आपको आर्यभट्ट की खोज अभी बने बैठे हो, आपको हम आर्यभट्ट नहीं बनाएंगे। आपको गणितज्ञ नहीं बनना है कि आप किताबें लिखे बैठ के। आपको ना तो आर्यभट्ट की खोज बने रहना है, शून्य, ना ही आपको आर्यभट्ट बनने की जरूरत है। एक मध्य मार्ग में चलते हुए सफलता को प्राप्त करने की जरूरत है बस, और उसमें लग जाइए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे, A train takes 62 seconds to cross a bridge of length 121। ठीक है, जब ट्रेन किसी ब्रिज को क्रॉस करती, मान लो ये ब्रिज है कोई, ये ब्रिज को क्रॉस कर रही है, तो ट्रेन जब क्रॉस करेगी तो देखो ये उसकी लेंथ है, ये मान लो तो ये L1, ये ब्रिज है इसकी L2। क्रॉस जब करना स्टार्ट करेगी, यहां से टाइम स्टार्ट, और जब पूरी क्रॉस कर जाएगी ट्रेन, यहाँ पे टाइम किसका? टाइम एंड। आहा, टाइम एंड। तो यहां से लेके यहां तक इस टाइम ड्यूरेशन में उसने अपनी लेंथ ये तो अपनी लेंथ होगी, और ये ब्रिज की लेंथ, यानी दोनों की लेंथ को क्रॉस किया होगा। तो कह सकते हो 62 सेकेंड में उसने ब्रिज और अपनी लेंथ दोनों को क्रॉस किया है। आगे क्या कह रहा है? द सेम ट्रेन टेक्स 51 सेकेंड्स टू क्रॉस अ मैन। अब जब कभी कोई मैन है, ये मैन हो सकता है, कोई पोल हो सकता है, कोई पोल हो सकता है, कोई पॉइंट हो सकता है, तो जब इसको क्रॉस, इनकी हम लेंथ को नेग्लेजिबल मान के चलते हैं भाई, कि इनकी अपनी को होती है थोड़ी बहुत, लेकिन ट्रेन के कंपैरिजन में नहीं होती, तो हम इसको नहीं लेके चलते। कुछ इंचेस में होगी, क्या कैलकुलेशन को बढ़ाया जाए, इसको ना मानते हुए हम आगे चल जाते हैं। क्लियर? तो जब इसको क्रॉस करेगी तो देखो अपनी लेंथ को क्रॉस करेगी, अब यहां से स्टार्ट, यहां जब क्रॉस कर जाएगी टाइम एंड, टाइम स्टार्ट, टाइम एंड, उसमें इसने अपनी लेंथ को ही ट्रेवल किया बस। अब जैसे यहां पे ध्यान से समझना, 62 सेकेंड में अपनी और ब्रिज दोनों की लेंथ को क्रॉस कर रहा है, 51 सेकेंड में अपनी लेंथ कर रहा है, तो दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है 11 सेकेंड में क्या कर रहा होगा? ब्रिज की लेंथ को वो ट्रेवल कर रहा होगा, कवर कर रहा होगा। तो 11 सेकेंड में ब्रिज की लेंथ कितनी है? 121। तो 11 सेकेंड में 121, यानी ट्रेन की रफ्तार कितनी है? 11 मीटर पर सेकेंड। फिर से ध्यान से देखो, 51 सेकेंड में अपनी लेंथ, 62 सेकेंड में अपनी और ब्रिज की लेंथ, तो 51 हटा दिया तो 11 सेकेंड में ब्रिज की लेंथ, और ब्रिज की लेंथ कितनी है? 121 मीटर। तो 121 मीटर को 11 सेकेंड में, तो उसकी रफ्तार क्या है? 11 मीटर पर सेकेंड। अगर ट्रेन की रफ्तार पूछ रहा होता तो सीधे बता देते 11 मीटर पर सेकेंड, लेकिन पूछ कुछ और रहा है। तो 11 मीटर, अब ट्रेन की लेंथ L1 पूछ रहा मान लो, तो ट्रेन की लेंथ है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ट्रेन अपनी लेंथ को 51 सेकेंड में, आपको पता है 51 सेकेंड में पूरा करता है, इसको मल्टीप्लाई करोगे 565 आ जाएगा। मुझे लगता है कि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि नहीं?
है कि नहीं बताइए आप। कुछ समस्या है तो आप बता सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, आगे चल सकते हैं कि रुक जाए यहीं, हाथ डाल के बैठ जाए? समझ में आ रहा होगा, ठीक है, आगे चलते हैं। ए कैन फिनिश अ वर्क इन 1140 डेज। ए जो है वो 1140, बी जो है 2280, ये डबल ही दिख रहा है। तो फिर वर्किंग टुगेदर, क्या हलवे क्वेश्चन दे रहा है? दरोगा बनाना चाहता है कि कांस्टेबल? तो 2280 आ जाएगा इसका एलसीएम, ये आपका 2, ये हो गया 1 यूनिट, मिला के 3 यूनिट, 3 से डिवाइड करोगे, 3 सत्ते 21, यानी 7 7 21 3 6 18 760। 760 दिनों में दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। तो ये ऐसे हलवे आए तो उसको खा जाना पूरा, डकार डकार भी मत मारना। ऐसे क्वेश्चन 1 सेकंड देखा आगे बढ़े, ठीक है? तो ये कभी हलवे क्वेश्चन आ ही जाते हैं। और जरा देखते हैं। A person cycles from hostel to college at a speed of, स्पीड दिया हुआ है, पहले जरा देखते हैं। स्पीड आपका क्या है? स्पीड 120 kmph, और स्पीड 2 भी दिया होगा, हाँ दिया है 24 kmph। हाँ, अब यहाँ पे जैसे रीचेस, पहले स्पीड कम है तो लेट पहुंच रहा है 17.5 मिनट, बाद में स्पीड थोड़ी ज्यादा की है तो जल्दी पहुंच रहा है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत बार। इनके देखो फॉर्मूले भी हैं, आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो। मैं लॉजिक पहले बताऊंगा फिर फॉर्मूला भी बता दूंगा अगर आपको जरूरत है, क्योंकि फॉर्मूले इस चैप्टर में इतने ज्यादा हैं, मुझे लगता है आधे डिफरेंस की क्या समेशन कर देंगे, कहाँ से क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसमें गलती के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं अगर आप प्रॉपर अच्छे से रिवाइज नहीं करते हो। पूरे मैथ में तो बहुत फॉर्मूले हैं, ठीक है, तो फॉर्मूले से ना ही किया जाए तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर है, लेकिन कहीं कहीं समय बचाना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप समय ना बचाएं। तो ये दिया हुआ, तो इसमें क्या होता है कि जैसे किसी सर्टेन स्पीड पे लेट पहुंच रहा है, सर्टेन से जल्दी पहुंच रहा है, ऐसे क्वेश्चंस भी हैं। हो सकता है दोनों ही स्पीड में ऐसा ही स्पीड होता कि दोनों में लेट लेट हो सकता था, दोनों में अर्ली अर्ली हो सकता था, अर्ली ऑन टाइम भी हो सकता था। इस स्पीड से अर्ली पहुंच रहा है, इससे ऑन टाइम पहुंच रहा है, लेट ऑन टाइम हो सकता है, तो कोई भी क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। अब यहाँ पे टाइम की अगर बात करूं, टाइम यहाँ पे जैसे मान लो एक पर्टिकुलर टाइम, ये पर्टिकुलर टाइम था, इसमें पहुंचना था उसको, एक बार 17.5 मिनट लेट हो रहा है, लेट, एक बार 17.5 मिनट अर्ली हो रहा है। तो आप अगर देखोगे दोनों को टाइम, जब लेट पहुंच रहा है, जिस समय पे पहुंच रहा होगा घड़ी में जो समय होगा, अर्ली जो पहुंच रहा था घड़ी में जो समय होगा, दोनों के समय का अंतराल कितना हो गया? 35 मिनट का। कितना हो गया? 35 मिनट का। तो ये दो चीज तो ध्यान से आपको समझनी चाहिए। मान लो कि 17.5 मिनट, चलो ऐसे मान लो 10 मिनट लेट पहुंच रहा था, तो 10 मान लो 9 बजे पहुंच रहा था, 10 मिनट लेट पहुंच, 9 बज के 10 मिनट पहुंच रहा था, 10 मिनट पहले पहुंच रहा होता तो 8:50 पे पहुंच रहा होता। तो 8:50 और 9:10 के बीच में टाइम गैप कितना हो गया? समेशन। तो जब लेट अर्ली होगा तो उसमें समेशन करते हो, लेट लेट होगा तो डिफरेंस आएगा, अर्ली अर्ली होगा तो डिफरेंस आएगा। तो आगे के क्वेश्चन के लिए है वो। अब पूछा गया है कि कॉलेज से हॉस्टल के बीच की दूरी क्या है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है महाराज, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं? देखो कैसे करेंगे। अगर मैं लॉजिक के थ्रू जाऊं, पहले लॉजिक समझाता हूं आपको। स्पीड का रेशियो क्या बन जाएगा? स्पीड के रेशियो बनेंगे 4 पंचे 20, 4 6 24। तो टाइम का रेशियो क्या बन जाएगा? 6 5, क्योंकि स्पीड किसी सर्टेन डिस्टेंस के लिए स्पीड और टाइम का रेशियो इनवर्स होता है। मान लो कोई कोई नियत दूरी है, अगर स्पीड ज्यादा होगी कम समय में पहुंचोगे, स्पीड कम होगी ज्यादा समय में, तो रिवर्स हो जाता है। स्पीड और टाइम का रिलेशन एक सर्टेन डिस्टेंस के लिए, कांस्टेंट डिस्टेंस के लिए क्या होता है? नियत दूरी के लिए क्या होगा? इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, रेसिप्रोकल कर सकते हो। अब यहाँ पे टाइम के डिफरेंस, यहाँ 6 और 5 रेशियो है, अंतर टाइम का कितना है? 1 रेशियो, और एक्चुअल में कितना है? 35 मिनट। लॉजिक से बता रहा हूँ आपको पहले। तो 1 बराबर 35 और 6 बराबर कितना होगा? 35 दूनी 70, उसका 3 गुना यानी 210 मिनट। 210 मिनट का मतलब क्या होता है? 210 मिनट का मतलब 3.5 घंटे। 3.5 घंटे, 3.5 मतलब 7/2 घंटे।
तो अगर आपने इससे निकाला ना, मतलब अगर 5 वाले रेशियो की स्पीड से जाएगा तो 3.5 घंटे में पहुंचेगा। स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? डिस्टेंस बराबर 20 और 7/2 तो 70 किलोमीटर। आप दूसरे वाले के अगर टाइम निकालते तो 6 से मल्टीप्लाई करते। तो ये हो गया लॉजिक से, ये हो गया लॉजिक से। मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको पहले नोट करिए। फॉर्मूला मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर बता दूंगा। मैं चाहता हूं कि अगर फॉर्मूला बता दूंगा तो आधे लोग क्या करेंगे ना, लॉजिक तो बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन इस लॉजिक को इसलिए बताना जरूरी है कि टाइम स्पीड डिस्टेंस के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इस रेशियो के दम पे ही सॉल्व होते हैं। रेशियो के डिफरेंस से ही सॉल्व होते हैं। यहां तो इस चैप्टर में फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, स्पीड डिफरेंस डिवाइड बाय समथिंग इनटू टाइम डिफरेंस, आपको ऐसा फॉर्मूला मिल जाएगा, वो तो कहीं जगह मिल जाएगा। आसान भी है, इन क्वेश्चन में वही लगाना, कोई बात नहीं, इसको मैं बता दूंगा, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसको लॉजिक को अगर समझ गए तो कई सारे क्वेश्चंस, बड़े बड़े क्वेश्चंस को आप कर सकते हो जहां पे फॉर्मूला नहीं लगता है, जहां फॉर्मूला नहीं लगता है। जैसे आगे ट्रेन वाले क्वेश्चंस आप कुछ पढ़ते होगे, कुछ दूर चलने पर ट्रेन एक्सीडेंट हो जाती है और इतने गंतव्य स्थान पे इतनी देरी से पहुंचती है, वहां के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, वहां ऐसे ही करना है। और बहुत बड़ा नहीं है, आपने ये 2 स्टेप बनाए हैं, ये कैलकुलेट किया, सीधे मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ भी 3 स्टेप ही हैं, वहां फॉर्मूला याद रखो पहले, उसके बाद उसको 2 स्टेप में, वहां भी स्टेप वही है, बस आपको आसानी से फॉर्मूले से बंध के मत रहो। ये हाँ कई जगह क्वेश्चंस में आसान होता है, लेकिन ये मैं इसलिए अभी तुरंत नहीं बता रहा हूं ताकि पहले इस लॉजिक को आप पहले दिमाग में बैठा लो, फिर फॉर्मूला भी बता दूंगा। क्लियर? तो मुझे लगता है कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आपने कुछ गेन किया होगा, कुछ प्रॉफिट में गए होगे, लॉस में तो नहीं गए होगे। आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, बहुत मन लगा के तैयारी करते रहिए और आगे बढ़िए। सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाइयाँ, अच्छे से तैयारी करें। अभी से अग्रिम बधाइयाँ दे रहा हूँ कि बस इंस्पेक्टर दरोगा बन ही जाओ सब जल्दी से। ठीक है, धन्यवाद, सत श्री अकाल, आदाब।